कुछ लोगों पर गोलियां चलवानी शुरू कर दी। कोई बचने के लिए इधर उधर भागा, कोई अपनों को ढूंढने लगा, लेकिन चारों तरफ से बाग के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। गोलियों की आवाज में चीखें दब गईं, जमीन लहू से भीग गई और जब बंदूकें शांत हुईं, तब तक हजारों लाशें बिछ चुकी थीं। वो लोग मर चुके थे, लेकिन उनकी शहादत ने न सिर्फ हिंदुस्तान को हिला दिया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि गोरे अंग्रेजों की असली सच्चाई क्या थी। इस बर्बरता का बदला लेने की आग हर देशभक्त के दिल में जल उठी, लेकिन एक शख्स ने इसे अपने जीवन का मकसद बना लिया, ऊधम सिंह। सालों बाद ऊधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर उस आदमी को गोली मारी जिसे पूरी दुनिया इस नरसंहार का दोषी मानती थी। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्या सच में ऊधम सिंह ने सही इंसान को मारा? क्या जिसे मारा गया वही असली गुनहगार था, या फिर इस हत्याकांड की असली कहानी अब तक छुपी हुई है? आज के वीडियो में हम जानेंगे जलियांवाला बाग के उस खौफनाक सच को जो किताबों में दबा दिया गया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आजादी जितनी आसान लगती है उतनी थी नहीं, यह खून से खरीदी गई थी। साल 1919। हिंदुस्तान में आजादी की आग धधक रही थी, लेकिन अंग्रेज अपनी पकड़ ढीली करने के बजाय और भी जुल्म ढा रहे थे। तभी एक नया कानून आया, रोलेट एक्ट। नाम भले ही कानून का था, लेकिन असल में यह हिंदुस्तानियों की आजादी पर ताला लगाने वाला हथियार था। यह कानून अंग्रेजों को खुली छूट देता था कि वे बिना किसी मुकदमे, बिना किसी सबूत के जब चाहें किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते थे। यानी ना कोई सुनवाई, ना कोई सफाई, बस सीधा जेल। जैसे ही यह कानून पास हुआ, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी से लेकर आम जनता तक हर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने लगा। अमृतसर में भी विरोध शुरू हुआ, लेकिन 10 अप्रैल को अंग्रेजों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। सैफुद्दीन किचलू और डॉ सत्यपाल, 2 ऐसे नेता जो लोगों को अहिंसात्मक तरीके से विरोध के लिए जागरूक कर रहे थे, उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी ने लोगों के दिलों में सुलग रही चिंगारी को भड़का दिया। अमृतसर की गलियों में आक्रोश फैलने लगा। लोगों ने फैसला किया कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। वो दिन पंजाब के लिए वैसे भी खास था, बैसाखी का दिन। दूर दूर से लोग अमृतसर आए थे, कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने, तो कोई मेले का आनंद लेने। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला है। इधर जलियांवाला बाग में सभा की तैयारी चल रही थी, उधर जनरल डायर अपने घिनौने प्लान को अमल में लाने में जुटा था। उसे यह गवारा नहीं था कि हिंदुस्तानी उसके बनाए कानून के खिलाफ खड़े हों। उसने पहले ही तय कर लिया था कि इस सभा को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। 12 अप्रैल की रात उसने अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुला ली। उसकी बंदूकें तैयार थीं और उसकी सोच में सिर्फ एक ही चीज थी, खून, बेगुनाहों का खून। सुबह का सुनहरा उजाला चारों तरफ फैला था। पंजाब की मिट्टी में बैसाखी की खुशबू घुली थी। हर तरफ उल्लास था, हंसी खुशी का माहौल था। बच्चे दौड़ रहे थे, मेले की रौनक अपने चरम पर थी और लोग अपनों से मिल रहे थे। लेकिन जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रही भीड़ की वजह कुछ और थी। एक शांतिपूर्ण सभा, एक विरोध, एक उम्मीद कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। करीब 25,000 लोग वहां जमा हो चुके थे। कोई भाषण दे रहा था, कोई चुपचाप सुन रहा था, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पलों में यह जगह मौत के कुएं में बदलने वाली है। इधर शहर के एक कोने में जनरल डायर अपनी खूंखार आंखों से जलियांवाला बाग की ओर देख रहा था। उसने अपनी सेना को तैयार किया, अपनी बंदूकों को चेक किया और एक ठंडी मुस्कान के साथ कदम बढ़ा दिए। आज हम इन्हें सबक सिखाएंगे, उसने अपने सैनिकों से कहा। वो पूरी तैयारी के साथ निकला था। उसकी जहन में कोई संदेह नहीं था, आज खून बहेगा, बहुत सारा खून। बाग में एक ही संकरा रास्ता था, वही एकमात्र दरवाजा जिससे लोग अंदर आए थे। डायर ने आते ही अपने सैनिकों को इशारा किया और उस दरवाजे पर तैनात कर दिया। कोई बाहर ना निकल पाए, उसका आदेश था। भीड़ अब भी बेखबर थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। फिर अचानक फायर,
एक भयंकर आवाज गूंजी और उसके साथ ही गोलियों की बरसात शुरू हो गई। बिना चेतावनी, बिना कोई पूर्व सूचना, सीधे कत्लेआम। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। जमीन खून से सन चुकी थी और आसमान में सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। जनरल